नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिखर क्लासेज में। और मैं हूं आपके सामने देश विदेश की समसामयिक घटनाएं लेकर अपना जो सेशन चलता है उसमें हाजिर। तो चलो देखते हैं आज का सेशन में क्या है कुछ नया। पहले तो आज के सेशन में हम देखते हैं एक आज के 20 अक्टूबर के दिन की हिस्ट्री देखते हैं कि 20 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था, ये देखते हैं। तो चलो 20 अक्टूबर की हिस्ट्री देखते हैं। तो 20 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था, एक तो अपने भारत और चीन के मध्य जो 1962 की लड़ाई हुई थी वो 20 अक्टूबर के दिन से स्टार्ट हुई थी। क्या है, हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम के बीच दोस्ताना रिश्ते में विश्वासघात करने की चीन की चाल से भारत को जो जख्म मिला है उसकी तारीख है 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में जो भाई भाई और जो दोस्ताना रिश्ता था उसमें एक मोड़ आया और जो 1962 का जो चीन और भारत का युद्ध था उसका रूप ले लिया उसने। तो उसी दिन से शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर से 1962 से। फिर एक क्या है, 20 अक्टूबर 1568 को मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। राजस्थान से संबंधित है। 20 अक्टूबर 1568 के दिन किसने किया था, मुगल सम्राट था, उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। फिर एक है 20/10 को 1921 में फ्रांस और तुर्की के बीच अंकारा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। फ्रांस और तुर्की के बीच में अंकारा संधि हुई थी, वो कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1921 के दिन हुई थी। और भारत का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में वो शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 1962 से। और 20 अक्टूबर 1568 को मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे क्या किया था, हमला किया था। तो ये कुछ हिस्ट्री थी हमारी 20 अक्टूबर से संबंधित, वो आपके सामने लेकर आया हूं। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए स्क्रीन पे है, भारत की पहली रीजनल रेल रेपिडेक्स, जो रीजनल रेल रेपिडेक्स है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा ये हमें बताना है। तो जो भारत की रीजनल रेल रेपिडेक्स है उसका उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा ये हमें बताना है। तो वो किया जाएगा 20 अक्टूबर 2023 को। अब ये है क्या रेपिडेक्स, इसके बारे में हमें कुछ जानना है। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 20 अक्टूबर को कहां से किया जाएगा, साहिबाबाद। साहिबाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। तो कहां से किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है साहिबाबाद यूपी में। वहां से उसका उद्घाटन होगा, जिसका नाम क्या रखा है भारत सरकार ने, नमो भारत। रैपिड नाम से हटाकर इसको क्या कर दिया, नमो भारत नाम से इसको, नमो भारत नाम किसको दिया गया, रेपिडेक्स टीम है जो रेपिडेक्स है, रीजनल रेल रेपिडेक्स, इस रेल का नाम क्या रखा है, नमो भारत। ये हमें बतानी है। भारत की पहली 15 मिनट में चलेगी, हर 15 मिनट में चलेगी और 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। ये ध्यान में रखना, इसकी स्पीड क्या होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी। किस किस के बीच चलेगी, ये यूपी मेरठ, यूपी में और दिल्ली के मध्य चलेगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। उनमें 5 स्टेशन होंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद होगा, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये 5 स्टेशन होंगे इसके बीच में। ये चलेगी किसके मध्य, मेरठ यूपी और दिल्ली के मध्य चलेगी। इसका उद्घाटन कब होगा, 20 अक्टूबर 2023 से। साहिबाबाद यूपी में होगा, कौन उद्घाटन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। बस ये हमें ध्यान में रखना। कितना है इसमें, 700 यात्रियों का भार है, एक साथ 700 यात्रियों को ले जाएगी ये भी हमें ध्यान में रखना। इसमें 6 डिब्बे हैं, ये भी ध्यान में रखना। अब देखो, हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपी की राजधानी कहाँ है, सभी को पता है यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। और सीएम कौन है वहां के, योगी जी, सबको पता है। तो हमें इसके बारे में इतना है कि जो हमारी पहली रीजनल रेपिडेक्स टीम रेल चल रही है भारत में, वो उसका उद्घाटन कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। कब करेंगे, 20 अक्टूबर 2023 को। कहाँ करेंगे, साहिबाबाद
यूपी से चलेगी। कहाँ से? साहिबाबाद यूपी से दोहाई डिपो तक, यानी मेरठ यूपी से चलकर वो कहाँ? दिल्ली के बीच में चलेगी। अभी केवल 6 ट्रेनें चलेगी, उसके बाद में उनका फेरे बढ़ाए जाएंगे। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और गांधी बुनकर मेला, अब इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है, ये हमें बताना है। तो क्या मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? इसका आंसर, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो कोलकाता में इसका शुभारंभ शहर में, कोलकाता शहर है उसमें किसका किया? गांधी बुनकर मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कब से स्टार्ट होगा? तो वो हो गया है 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान में। उद्देश्य क्या है इसका? कि जो खादी वस्त्र है उनकी मार्केटिंग बढ़ाना, खादी वस्त्रों की मार्केटिंग बढ़ाना। उद्देश्य है खादी वस्त्रों की मार्केटिंग बढ़ाना और लोगों के प्रति खादी वस्त्रों के प्रति रुचि पैदा करना, लोगों में खाद्य वस्त्र, ये जो खादी वस्त्र है उनके प्रति रुचि पैदा करना। बस ये ध्यान में रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो खादी वस्त्र है उनकी मार्केटिंग बढ़ाना देश में, और जो लोग रहते हैं उनमें जो खादी वस्त्र है उसके प्रति रुचि पैदा करना। और कहाँ आयोजन हो रहा है? कोलकाता, लखनऊ में। कोलकाता में हो रहा है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब ये बताओ वेस्ट बंगाल की राजधानी कौन सी है? तो जो शहर, जिस शहर में आयोजित है वही पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहां की सीएम कौन है? तो हमें बताना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। राजधानी कोलकाता, वहीं पे आयोजित हो रहा है पश्चिम बंगाल में गांधी बुनकर मेला। बस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कोई किसी भी राज्य या देश है वो क्या कर रहा है? अभी जो मुहिम चल रही है वो है कि नशा मुक्ति किया जाए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या है वो किसकी है? युवाओं की है। तो भारत चाहता है, भारत सरकार चाहती है कि हमारे युवा हमारे लिए अच्छे, उनकी उनकी जो योग्यता है उनको सही दिशा में किया जाए, यूज किया जाए। उसमें क्या है कि गलत दिशा में जाने, ये नशा वगैरह हो जाता है, तो इन सब को दूर करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक उनको काम कर रही है। तो उसमें पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई है पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए। कौन सी पहल शुरू की है ये हमें बताया। आशा इनिशिएटिव, उम्मीद इनिशिएटिव, या होप इनिशिएटिव, या संकल्प इनिशिएटिव? तो पंजाब सरकार ने क्या किया है उस मुहिम का नाम रखा है होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव क्या है? पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए चलाई गई एक मुहिम है। उसके तहत युवाओं को समझाया जाएगा, युवाओं को बताया जाएगा कि नशा के दुष्प्रभाव क्या है, तो इनको छोड़ने के लिए क्या चलाई गई है? होप इनिशिएटिव पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई है? पंजाब सरकार के द्वारा। अब बताओ पंजाब की राजधानी कहाँ है? ये हमें बतानी है। थोड़ा सा देखते चलते हैं। पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? चंडीगढ़। हाँ जी हाँ, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब के सीएम कौन है? तो कौन है? भगवंत मान। अभी वर्तमान में भगवंत मान पंजाब के सीएम है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। बस इतना ध्यान रखा। उन्होंने क्या किया? पंजाब सरकार ने होप इनिशिएटिव चलाया है, एक पहल चलाई है। किसके लिए चलाई है? युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार ने चलाई है। फिर देखो एक क्वेश्चन, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के विशेष बाघ सुरक्षा बल, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है, इसकी मंजूरी दी है? ये किसने दी है ये हमें बताना है। तो ये मंजूरी दी है असम, मध्य प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या गुजरात में? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या होगी? स्पेशल टाइगर
प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी। जो जितने भी बाघ अभ्यारण्य है उनकी सुरक्षा के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर की इस विशेष बाघ सुरक्षा बल की मंजूरी मिली है। जैसे नहीं होता कि अपने उद्योगों की रक्षा के लिए फोर्स अलग से गठित की गई है सब, उसी प्रकार इसको भी क्या किया जाएगा, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इस मंजूरी दी है, वो बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। अब चलो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखते हैं हम कहाँ पे है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और सीएम कौन है बताओ, आप ही बताओ। तो सीएम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी ईटानगर, और वहां के सीएम कौन है? पेमा खांडू। बस इतना ध्यान रखना है। जो बाघ अभ्यारण्यों की सुरक्षा के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का गठित करने की मंजूरी दी गई, तो वो किसने दी है? कौन से राज्य ने दी है? अरुणाचल प्रदेश ने दी है। इसका हमें ध्यान में रखना है। वहां के सीएम कौन है? तो हमें बताना है पेमा खांडू। वहां की राजधानी कहाँ है? तो वो है ईटानगर, ये हमें बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में हमारी स्क्रीन पे है। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हमें बताना है। ओडिशा के राज्यपाल अभी हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति की है, उनमें ओडिशा का राज्यपाल किन्हें बनाया गया ये हमें बताना है। कलराज मिश्र, आर के सिन्हा, रघुवर दास या अशोक खेमका? तो इसका आंसर होगा रघुवर दास। ओडिशा है, ओडिशा का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो आपको आंसर बताना है रघुवर दास, जिसकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। अब ये कौन थे? ये पहले झारखंड के, झारखंड जो राज्य है हमारा, उनके सीएम थे। किस टाइम थे? 2014 से 2019 का जो पीरियड उसमें सीएम थे, बीजेपी के नेता थे, और उन्हें क्या बनाया गया है? ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए। किसी भी राजनेता की यदि हमें उसका फ्यूचर ब्लॉक करना हो राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसको राज्यपाल बना दो, बस अच्छी सी है। हमारे भी यहाँ से किनको बनाया गया है? एक व्यक्ति को बनाया गया है, गुलाब चंद कटारिया जी को। तो देखिए ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रघुवर दास को। झारखंड के सीएम थे 2014 से 2019 के। तो अब बताओ ओडिशा की राजधानी कहाँ है? ओडिशा की राजधानी बताओ, और उनके सीएम के बारे में हमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां के सीएम है नवीन पटनायक। देखो ओडिशा के नए राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? रघुवर दास को। वहां की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। बस पटनायक इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या है? त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया ये हमें बताना है। सत्यदेव नारायण आर्य को, या इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, या रमेश बैस को, या कप्तान सिंह सोलंकी को? ये हमें बताना है। तो त्रिपुरा के भी नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उनमें किनको बनाया गया है? इंद्रसेन रेड्डी को। ये ध्यान में रखना, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है, उनको क्या बनाया गया है? कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? त्रिपुरा का। रघुवर दास को कहाँ का बनाया गया? ओडिशा का। ये दो अभी हाल ही में इनकी नियुक्तियां की गई है। तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? त्रिपुरा का। ये हमें ध्यान रखना, ये भी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव थे। और ये त्रिपुरा के बारे में हम देखते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी और वहां का सीएम कौन है? बस इतना सब इसको जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी तो है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी तो है अगरतला, और वहां के सीएम कौन है? मणिक साय। मणिक साय ध्यान में रखना, मणिक साय वहां के सीएम है, और राजधानी है अगरतला। कहाँ की? त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आज केवल लिखा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? शीर्षक क्या है? सस्ते पानी की उच्च लागत की रिपोर्ट जारी की है, ये हमें बताना है। तो किसने जारी की है ये हमें बताना है। WWF या FAO या UNA या यूनेस्को, इनमें से किन्होंने ऐसा किया है कि पानी
सस्ते पानी की उच्च लागत के नाम से शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो हुआ ये क्या था कि अभी हाल ही में 16 अक्टूबर के दिन क्या मनाया गया था? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। मनाया गया था ना, खाद्य दिवस। इसकी थीम क्या थी? क्या थी थीम उसकी? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, ये थीम थी। तो इसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट जारी की है एक संस्था ने कि सस्ते पानी की उच्च लागत का मतलब था ये था कि जो हमारा पीने का पानी है उसमें बहुत गिरावट आ रही है और वो लगभग खत्म होने के कगार पे जा रहा है। तो फिर ये जो सस्ता पानी है ये हमारे लिए उच्च लागत से प्राप्त होगा या फिर किसी को आधी दुनिया को प्राप्त भी नहीं होगा। तो इसकी क्या जाए, बचत की जाए, संरक्षण किया जाए, क्योंकि पानी की बचत ही उसका उत्पादन है। तो इसमें यही है, इसीलिए इन्होंने ये जारी की रिपोर्ट की सस्ते पानी की उच्च लागत। अब ये संस्था क्या करती है, कौन सी संस्था है? तो उसका आंसर होगा WWF। संस्था का नाम है WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस कौन सी संस्था ने की है? WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने क्या रिपोर्ट जारी की है कि सस्ते पानी की उच्च लागत के नाम से शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी, संस्था कौन सी है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय है ग्लैंड। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड। ये स्विस में है, मुख्यालय ग्लैंड है। एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये पर्यावरण संरक्षण है उसके बारे में हमें जानकारी देती है और इस पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। जो भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उस क्षरण से बचाने के लिए ये संस्था काम करती है। कौन सी संस्था है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मुख्यालय क्या है? ग्लैंड, स्विस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण का संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण का संगठन है और इसका उद्देश्य है पर्यावरण को क्षरण से रोकना, यानी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं उनसे बचाना। तो ये ध्यान में रखना। कौन सी संस्था है? WWF। उसने क्या जारी की है? सस्ते पानी की उच्च लागत की शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, अडानी ग्रुप का विजिंजम पोर्ट, ये ध्यान में रखना, विजिंजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये हमें बताना है। गुजरात, गोवा, ओडिशा या केरल में? तो ये है, आंसर होगा इसका केरल राज्य। जो विजिंजम पोर्ट है वो एक अडानी ग्रुप का प्राइवेट पोर्ट है। उसमें उसके तहत कहाँ पे है? केरल में है। केरल में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के पास। तिरुवनंतपुरम के पास एक पोर्ट बनाया गया है तिरुवनंतपुरम के पास। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। कहाँ पे है? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वहां के CM कौन है? पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन कहाँ के CM है? केरल के CM है। राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। तो अडानी ग्रुप का जो विजिंजम पोर्ट है वो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ये क्या है कि एक ट्रांसशिपमेंट है, भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट।
भारत का पहला है। किसका? भारत का, ये भारत का पहला है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जितने भी भारी जहाज है, मतलब भारी भरकम जहाज है, उनको उनका वहां ठहराव मिलेगा और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने बनाया है। नाम क्या रखा है? विजिंजम पोर्ट। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के पास, केरल राज्य में है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारी जहाजों के द्वारा इनका व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। पहले क्या है कि इतने भारी जहाज है, वो बहुत ही कम पोर्टों पे थे, तो भारत ने भी एक इसमें मुहिम करके ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था करके और अडानी ग्रुप ने ये बनाया है पोर्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों के मध्य है? ये हमें बताना है। कौन सा? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों के मध्य है, जिसका अभी हाल ही में पूर्ण रूप से वो चालू हो गया है? तो बताओ, भारत और भूटान के मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य है, या भारत और बांग्लादेश के मध्य है, या फिर भारत और म्यांमार के मध्य? ये हमें बताना है। कौन सा ब्रिज है? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है, किन दो देशों के मध्य है? तो यह हमें आंसर है भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य झूलाघाट सस्पेंशन है, जो काली नदी जिसको महाकाली नदी पर है। इन दो देशों को जोड़ने के लिए झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जो पहले टुकड़ों में स्टार्ट था, अब पूर्ण रूप से चालू हो गया है। वो भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। इसका ध्यान में रखना। महाकाली नदी पे बना हुआ है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। किन दो देशों के मध्य बना हुआ है? तो भारत और नेपाल के मध्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य में संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण को शुरू किया है? ये संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण का मतलब है कि जितने भी कार्य हैं वो एक समान रूप में किया जाए, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए ना। तो उसके लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण से शुरू किया। किस राज्य ने किया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। कहने का मतलब पूरे भारत देश में एक रूप से एक कार्य हो। उस मुहिम से कौन सी राज्य की सरकार जुड़ी है? तो वो जुड़ी है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उत्तरी भारत का। वो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसको ध्यान में रखना। तो किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, समानता वाली योजनाओं पर काम करने के लिए। किसके लिए? समानता वाली योजनाओं पर कार्य करने के लिए। पूरे भारत देश में एक ही सम्मान की जितनी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं पर काम करने के लिए जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो जुड़ी है संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के नाम से। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के पहले इंजेक्शन योग्य पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण का पूरा कर लिया है? अब ये पहले क्या होता था, हमारे जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनके अंदर महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक दवाइयों की शुरुआत थी, दवाइयों की व्यवस्था थी। अब क्या किया है कि एक संस्था ने क्या किया है कि एक इंजेक्शन तैयार किया है जो पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक का कार्य करेगा। उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कौन सा बताना है? वो एम्स दिल्ली ने किया है, या ICMR ने किया, या WHO ने किया, उपयुक्त सभी ने मिलकर किया है। इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर है ICMR। एक संस्था है भारत सरकार की, जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, जो मेडिकल से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी करती है मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, और नई खोज वगैरह सारी यही करती है। तो उसने किया, किसने किया? ICMR। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब यह संस्था है कहाँ? तो आपको बताना, यह संस्था
नई दिल्ली में है, ये हमें बताना है। तो आईसीएमआर ने क्या किया है, पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन का परीक्षण पूरा कर लिया है। अब जल्द ही वो इसको लेने वाली है। 300 लोगों पे इन्होंने परीक्षण किया है, इसमें इनके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं नजर आए, एकदम से बढ़िया है। तो बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित और प्रभावकारी से बताया गया है। तो वो कौन सी संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हमें बताना है। तो इसके अध्यक्ष है बलराम भार्गव। बलराम भार्गव। तो पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन का ट्रायल पूरा किसने किया है, तो आईसीएमआर ने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, बलराम भार्गव। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिको पुरस्कार किसे मिला, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस कंपनी को दिया गया, किससे सम्मानित किया गया, ये हमें बताना है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, या आरईसी लिमिटेड को, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, या गेल को, ये हमें बताना है। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जोखिम प्रबंधन के लिए किसे दिया गया है, तो ये हमें बताना है। तो वो दिया गया है, आंसर आएगा आरईसी लिमिटेड को। आरईसी लिमिटेड को क्या दिया गया है, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है आरईसी लिमिटेड की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी इसमें हमें ध्यान में रखना है, नॉर्मली इस पे शब्द जोड़ा जाता है फॉर्मली। तो इसका पूरे नाम यदि देखा जाए तो फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, लेकिन आरईसी लिमिटेड का फुल फॉर्म ऐसे देखें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही है। तो इसको क्या मिला है, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, जोखिम प्रबंधन के लिए मिला है, यानी प्रभावी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए। प्रभावी जोखिम मूल्यांकन के लिए पहले से ये मूल्यांकन कर लेती है कहाँ कितना जोखिम है क्या, इसके लिए इसको गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया, आरईसी लिमिटेड को दिया गया, फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को दिया गया है। तो अब इसके निदेशक कौन है, ये भी देख लेते हैं। निदेशक कौन है इसके, ये बताना है हमें। तो ये है श्री वीके सिंह। श्री वीके सिंह किसके निदेशक हैं, तो आरईसी लिमिटेड के निदेशक कौन है, श्री वीके सिंह। ये हमें ध्यान में रखना है। और ये जो पुरस्कार है ये जारी कौन करती है, तो ये जारी करती है आईओडी। अब ये बताओ आईओडी जारी करती है, तो आईओडी की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। जो संस्थान जारी करती है पुरस्कार, वो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है, तो आरईसी लिमिटेड को मिला है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। किसके लिए मिला है, प्रभावी जोखिमों का पहले से मूल्यांकन करने के लिए। उसका निदेशक कौन है, श्री वीके सिंह। और जारी कौन करती है, आईओडी, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है वो यह पुरस्कार देती है। बस इतना हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, इसकी ऊंचाई पाकिस्तानी झंडे से भी ज्यादा कहां पर लहराएगा, ये हमें बताना है। कल ही लहराया गया है, कहां पर लहराया गया है, भारत बांग्लादेश सीमा पे, या भारत नेपाल सीमा पे, या अटारी वाघा बॉर्डर पे, या पहले और दूसरे दोनों पे। तो इसका आंसर होगा अटारी वाघा बॉर्डर। कहाँ पे है, अटारी वाघा बॉर्डर पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब में है। अटारी वाघा बॉर्डर जो पाकिस्तान से टच है, उस पे क्या है, पाकिस्तान से भी बड़ा झंडा फहराया गया है कल, और वो अब वहीं पे लहराएगा। पाकिस्तान का जो पोल लगा है झंडे का,
उससे भी उससे कितना 18 फुट ऊंचा है और कितना है 437 मीटर का झंडा है वो फहराया गया है और अब वो वहीं पे लहराएगा। कहाँ पे लहराएगा? अटारी वाघा बॉर्डर पर, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। पहली बात तो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा और इसकी ऊंचाई पाकिस्तानी झंडे से भी ज्यादा है। कहाँ पे लहराएगा? तो अटारी वाघा बॉर्डर पे है। कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब के। पंजाब के सीएम हमें पता है कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान है। पंजाब की राजधानी भी आपको पता है कहाँ पे है? चंडीगढ़। बस ये ध्यान में रखना है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा है वो कहाँ पे लहराया जा रहा है अभी? कहाँ पे लहरा रहा है? आज भी लहरा रहा है, कल लहरवा दिया तो अब कंटिन्यू लहराएगा ही अटारी वाघा बॉर्डर पे। अब कुछ बातें हैं जो आपके सामने स्लाइड के रूप में ले। एक तो देखो एस जयशंकर जी है हमारे विदेश मंत्री। उन्होंने क्या किया? भारत आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत आसियान समिति की अध्यक्षता की है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। कहाँ पे की है? सिंगापुर में की है। बस इतना ध्यान में रखना है कि भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया है? भारत के आसियान क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहाँ पे की है? सिंगापुर में, जो पूर्वी एशिया राजदूतों का क्षेत्रीय सम्मेलन है। इसको ध्यान में रखना। एक जो सफेद फास्ट फोर्स नाम से काफी चर्चा में है, इजराइल और हमास के जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में सफेद फोर्स काफी चर्चा में रहा है, तो ध्यान में रखना सफेद फोर्स क्या है? ये क्या है? जो ये छोड़ा जाता है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके एक ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है, मतलब आग सी लगती है, आग का गुब्बारा या धुआं का गुब्बारा सा बन जाता है। तो इन्होंने क्या है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है, उसने क्या किया है कि सत्यापित वीडियो के आधार पर निर्धारित किया है कि इजरायली बलों ने लेबनान और गाजा सैन्य अभियानों में सफेद फोर्स का इस्तेमाल किया है। बल्कि ये नहीं होना चाहिए यदि हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से देखें तो, पर इन्होंने किया है तो इसके लिए उन्होंने सत्यापित कर लिया है कि ये सफेद फोर्स का यूज किसने किया? इजराइल ने। अब आगे क्या हो गया क्या नहीं वो तो बात की बातें हैं, लेकिन इजराइल हमास युद्ध में इन्होंने क्या किया है? सफेद फोर्स का यूज किया है। सफेद फोर्स एक पायरोफोरिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, जिससे गाढ़ा हल्का धुआं निकलता है। ये जो मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसको गवर्नमेंट मना करती है परमाणु बम और इनका यूज करने के लिए। पर जब इन्होंने किया है इसका कंफर्मेशन हो गया है तो अब आगे क्या होगा वो तो बाद की बातें हैं। ये हमने देख लिया। अब देखो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार यदि आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। इजराइल के युद्ध में फास्फोरस का यूज किसने किया है? इजराइल ने किया है। फिर देखो उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या है? भारत आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहाँ पे किया? सिंगापुर में। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे है? अटारी वाघा बॉर्डर पे लहरा है। जोखिम गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो आरईसी लिमिटेड को मिला है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के पहले इंजेक्शन योग्य पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण पूरा कर लिया है? तो वो आईसीएमआर ने किया है। किस राज्य ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण अपनाया है? तो वो जम्मू कश्मीर ने अपनाया है। फिर झालाघाट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ किन दो देशों के मध्य है? तो वो भारत और नेपाल के मध्य है। फिर देखो अडानी ग्रुप विजिम पोर्ट कहाँ पे है? तो वो केरल में है। फिर ये देखो सस्ते पानी की उच्च लागत के शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? वो WWF ने की है। फिर त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। फिर देखो उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है रघुवर दास को। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए सुरक्षा बल का गठन करेगी मंजूरी दी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश ने। फिर पंजाब सरकार ने जो मुहिम चलाई है नशा मुक्त करने की, तो उसका नाम क्या है? होप इनिशिएटिव। फिर राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कोलकाता में। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया जाएगा? 20 अक्टूबर, शाहिदाबाद यूपी में। अब ये जितने भी आपके जो कंटेंट है इसकी यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिखर क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम शिखर क्लासेज है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी शिखर क्लासेज है। उस पे आपको सारी फाइल मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल है, जितने भी करंट की क्लासेस होते हैं, जितने भी क्लास होते हैं उनकी फाइल पीडीएफ फाइल वहां पे मिल जाएगी। दूसरी बात, आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास।
और यदि आप और ज़्यादा कंटेंट पाना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सीकर क्लासेज ऐप के नाम से हमारा ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके अपने मोबाइल से उसमें सीकर क्लासेस डालोगे तो हमारा ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और हमारे साथ जो जितने भी ये कंटेंट है उसमें भी मिलते रहेंगे आपको, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।